तुम क्या गई, कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहा। सुनो, इतने समय बाद घर जा रहे हैं तो आपके माँ पापा की भी ख्वाहिश होगी कि बेटा बहू कुछ लेकर आएगा। ऐसे तो सबकी ख्वाहिशें पूरी करना संभव नहीं है, पर आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने 2-4 बार पहने और वैसे के वैसे रखे हैं। ऐसा करती हूँ, उसे ड्राई क्लीन करवा कर बाबूजी के लिए पैक कर देती हूँ। किसी को क्या पता चलेगा, और वैसे भी नए कपड़े पहनकर वो जाएंगे कहाँ। मेरी माँ की दी हुई कई साड़ी है जो पहन पहन कर मैं उब गई हूँ। उसे आपकी माँ ने देखा भी नहीं है तो उनको वो साड़ी दे दूंगी। सौम्या अपने पति विकास से कहती है। विकास बोला, जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो। बस ये ध्यान रखना कि सोमा बहन के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए। वैसे तो वो भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करती है, पर जताती रहती है। जब भी हम छुट्टी में जाते हैं तभी वो जाती है, ताकि उसे कुछ करना नहीं पड़े, और हमारे साथ बैठकर खाएगी। जितनी वो चालाक थी, उसका पति तो उससे भी आगे है। सौम्या बोली, मैं तो कह रही हूँ, जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे आपकी बहन हमें चैन से रहने नहीं देगी। देखना, कुछ ना कुछ करके हिस्सा जरूर मांगेगी। आपके बाबूजी अगर पैसे दे देते तो हमें जो भी करना है कर लेंगे। पता नहीं और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। और फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मारकर बैठी है। दूसरी तरफ विकास की माँ शारदा जी बच्चों के आने की खुशी की तैयारी कर रही थी, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे चाहे जितने भी स्वार्थी हो जाएं, पर माँ तो माँ होती है। शारदा, मैं कह रहा हूँ, इतनी मेहनत मत करो। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और तुम जो ये काजू किशमिश रसोई में सजाकर रख रही हो, लगता है तुम भूल गई हो कि मैं अब कमाता नहीं बल्कि पेंशन पर अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, पर अब क्या करूँ, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो हिसाब से ही खर्चा करना पड़ेगा। अशोक बाबू अपनी पत्नी शारदा जी से कहते हैं। शारदा जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बच्चों के आने की खबर से मैं आधी ठीक हो गई हूँ। उनके आते ही देखिएगा, मैं भली चंगी हो जाऊंगी। बच्चों का साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता, और कल को अगर मैं नहीं रही तो इन्हीं का साथ आपको भी अच्छा लगेगा। अशोक बाबू बोले, शारदा, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना मैं जी कर क्या करूँगा। सच कहते हैं लोग, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते पिता की उम्र बीत जाती है, और माँ अपने बच्चों की ममता में उसे ही भूल जाती है। अभी तक वो लोग आए नहीं हैं और तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। शारदा जी हंसकर बोली, अरे आप तो बच्चों की तरह रूठ गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। फिर तो ठीक है, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कहकर दोनों चाय पीने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। समय बीता। करीब 11 बजे बेटा और बहू बच्चों के साथ आए। शारदा जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद सौम्या बोली, मम्मी जी, सफ़र में मैं इतना थक गई हूँ कि मेरा सर दर्द हो रहा है। आप बुरा ना मानो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। शारदा जी बोली, हाँ हाँ बहू, जाओ आराम कर लो। सौम्या झट से बड़े वाले कमरे में अपना सामान रखी और फैलकर सो गई। 2-3 घंटे बाद ही सोमा अपने परिवार के साथ पहुंची। आते ही भाभी को बड़े वाले कमरे में आराम करते देख आग बबूला हो गई और माँ से शिकायत की, भाभी ऐसे कैसे फैलकर सो रही हैं, जैसे ये पलंग उनके मायके से आया था। शारदा जी बोली, बेटा, वो तुम्हारी भाभी है और ये तुम्हारा मायका है। सब मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों के लिए ही तो आती हो, और कमरे से क्या फर्क पड़ता है। सोमा गुस्से में बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में अपना सामान लेकर चली गई। शारदा जी मुस्कुरा कर रह गई। बेटी बहू होने के बाद भी शारदा जी 2 दिन से रसोई में लगी थी। ये सब देखकर उनकी काम वाली रबड़ी बोली, अम्मा जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। शारदा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ कहो ना। वो बोली, अम्मा जी, बेटी बहू सब घर में है, फिर भी रसोई में आप ही लगी रहती हो। क्या उन्हें ये नहीं लगता
कि 2 पल के लिए माँ को आराम दे दे। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, अरे अपने घर में तो करती ही होंगी, माँ और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। चल अब जल्दी से आटा लगा दे ताकि मैं रोटी बना दूँ। बीमारी की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो जल्दी थक जाती थी। ये सब देखकर अशोक बाबू बोले, रबड़ी को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, पर तुम्हें खुद नहीं आ रहा। थोड़ा तो आराम कर लो शारदा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और ये रबड़ी बेकार में मेरे लिए परेशान हो जाती है और आपको भी परेशान कर देती है। आप जाइए, बच्चों को बाहर घुमा ले आइए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। अशोक बाबू चुपचाप चले गए। एक रोज़ अशोक बाबू विकास से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। मैं सोच रहा था तुम्हारे शहर ले जाकर अच्छे से इलाज करवा दूँ, आखिर पता तो चले कि ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है। विकास सौम्या की तरफ देखा। सौम्या ने इनकार में इशारा किया। विकास बोला, पापा कहाँ दिल्ली में धक्के खाते रहिएगा, और आपको क्या लगता है दिल्ली में डॉक्टर सस्ते हैं? अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को सोमा के साथ बेंगलुरु क्यों नहीं भेज देते, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। सौम्या झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। दीदी ने तो बेंगलुरु में अपना बहुत बड़ा मकान ले लिया है। बेहतर होगा आप मम्मी जी को वहाँ दिखा दीजिए, और वैसे भी उस मकान के लिए आपने दीदी को अच्छी खासी रकम भी तो दी थी। तभी वहाँ सोमा आई और बोली, भाभी मुझे क्या मिला इसकी गिनती तो आप बहुत करती हैं, अपना कभी नहीं बताती हैं कि आप जानबूझकर घर नहीं लेती हैं ताकि कोई आपके घर आकर ना रहे। और दिल्ली में भैया ने इतना बड़ा प्लाट क्या अपने पैसे से ले लिया, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इतना कहते ही दोनों ननद भाभी में बहस हो गई। अशोक बाबू बोले, विकास सोमा तो बचपन से ही बहुत जिद्दी है, बेटा तुम तो अपनी माँ की हालत देखो, मुझे बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। विकास बोला, पापा आप माँ की कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं, बुढ़ापे का शरीर है, ये सब तो होता ही रहता है। बहुत रात हो गई है, वैसे भी हमें कल निकलना है, अगली बार आएंगे तो सोचेंगे। अशोक बाबू बोले, अगली बार पता नहीं कौन रहे ना रहे। विकास बोला, इतना मत सोचो, जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है, माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पिता बेटी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखे। दामाद कुछ कहते उससे पहले ही सोमा बोली, चलिए जी, हमें भी तो कल शाम को निकलना है। मैं तो कहती हूँ भाई के साथ हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर वो भी अपना पल्ला झाड़कर निकल गई। दूर बैठी शारदा जी सब सुन रही थी, अंदर ही अंदर मानो टूट रही थी। जैसे ही अशोक बाबू सामने आए, शारदा जी बोली, आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, और मुझे नहीं करवाना इलाज, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर शारदा जी आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में शारदा जी बोली, सुनो जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवाई ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अशोक बाबू बोले, इसलिए कह रहा था मत करो इतना काम, जिसके लिए करती रही वो तो मुँह फेर कर चल दिए, और तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाजार की तरफ चले गए। रास्ते में कोई मिल गया और वो बातें करने लगे। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, शारदा जी की हालत खराब हो रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चे उनसे पल्ला झाड़ रहे, उनके जाने के बाद अशोक बाबू का क्या होगा। न जाने उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने अशोक बाबू को फ़ोन किया। वो बोले, क्या हुआ शारदा, दर्द ज़्यादा हो रहा है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। शारदा जी बोली, नहीं नहीं, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। अशोक बाबू समझे नहीं।
शारदा जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चों से थोड़ा दब कर रहना पड़ता है। एक बात कहूँ, जब मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। अशोक बाबू को आश्चर्य हुआ और घबराहट हुई। वो बोले, शारदा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। वो शारदा शारदा कहते रह गए, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, मानो चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। रबड़ी के विलाप करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनको आने में देर हो गई थी और हमसफ़र का साथ छोड़ चुका था। बच्चों को खबर भिजवाया गया, बेटा आया, परिवार नहीं लाया, ये कहते हुए कि अब आकर भी वो क्या करेंगे, माँ तो रही नहीं और मुख अग्नि तो मुझे देनी है। बेटी भी 2-3 रोज रुकी और माँ की जितनी महंगी साड़ियाँ थीं उठाकर ले गई। क्रियाक्रम खत्म हुआ। बेटा भी अपना सामान बांधा और निकल गया। पलटकर ये नहीं देखा कि पिता अकेले कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 हफ्ते तो लोगों के आने जाने में निकल गया। बेटी बहू पहले हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे और कुछ न कुछ पैसे मांगते रहते। जब उन्होंने देखा कि पिता के पास अब इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उनकी खबर लेना तक ज़रूरी नहीं समझा। एक शाम अशोक बाबू शारदा जी की तस्वीर के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज न जाने क्यों रोने को दिल कर रहा है। शारदा, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम क्या गई, मैं तो अनाथ हो गया। तुम्हारे जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं है मुझे। बहुत समय बीता, बेटा आया और घर भेजने की बात की, पर अशोक बाबू तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस घर में शारदा जी की यादें बसी थी। गुस्से में बेटे ने आना ही छोड़ दिया। अब तो बस रबड़ी का सहारा था। बेटे को फ़ोन करते तो वो उठाता नहीं था। एक रोज़ वो रबड़ी से कह रहे थे, कल शारदा का साथ था, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती हैं, बाकी बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। रबड़ी बोली, साहब, आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। आपका समय कैसे कटता है? अशोक बाबू बोले, रबड़ी बेटा, अगर साथ ले जाने की बात करता तब तो मैं जाता। वो शहर में है, अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे कारण उसे वहाँ दिक्कत होगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। एक शाम अशोक बाबू ने बेटे को फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो रबड़ी बोली, साहब, क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसे ही कष्ट होगा? क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ़ कभी समझेंगे? चलिए, मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं। रात का खाना टेबल पर रख दी हूँ। अशोक बाबू ने हाँ में सिर हिलाया और वो चली गई। तभी बेटे का फ़ोन आया और वो बोला, पापा कैसे हैं? अशोक जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? बेटा बोला, आपने फ़ोन क्यों किया था? मैं मीटिंग में था। अशोक जी बोले, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें याद नहीं आती? आज उसकी पुण्यतिथि थी, इसलिए फ़ोन किया था। बेटा बोला, पापा 4 साल हो गए हैं उस बात को, क्या हर साल सुख मनाता रहूं? मुझे और भी काम है। और जहाँ तक याद करने की बात है, वो आप कर तो रहे हैं। कोई ज़रूरी बात हो तभी फ़ोन किया कीजिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और फ़ोन रख दिया। अशोक बाबू अपनी पत्नी की फ़ोटो की तरफ देखकर बोले, शारदा, तुम मुझे छोड़ के गई, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब अच्छा लगता था। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अशोक बाबू रबड़ी की बात पर गौर करने लगे और इसी तरह वो हर रात अपनी पत्नी से बातें करते थे। अशोक बाबू ने एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरे। अपने जैसे कई लोगों को देखकर उनका मन और दुखी होता और रबड़ी की बात पर सोचने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन हुए, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी से बात करना चाहते थे तो वो हालचाल लेकर फ़ोन रख देते थे।
एक शाम अशोक बाबू ने एक कागज़ पर अपनी बच्ची कुची सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ उन्हें हो रही है किसी और को ना हो। जब रबड़ी खाना बनाकर जाने लगी तो बोले, रबड़ी आज तुम घर बाहर से बंद कर दो। वो बोली, क्यों साहब? अशोक बाबू बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूँगा, हो सकता है देर तक सोता रहूं। उसे अजीब लगा, पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी वही मैट के नीचे रख दिया और चली गई। अशोक बाबू खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फ़ोटो की तरफ निहारने लगे और बोले, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। न जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, लाइए मैं पैर दबा देती हूँ, मैं सर दबा देती हूँ, और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 8 बजे जब रबड़ी आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो उसे याद आया कि साहब बोले थे, तो उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अशोक बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहे थे। रबड़ी बोली, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई है, आज कितना सोएंगे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। चैन की नींद सोने वाले कब उठ पाए हैं जो वो उठते। जिसके लिए वो रोते थे उसके पास चले गए। रबड़ी भागकर पड़ोस में सबको बताई। फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे के आने से पहले पुलिस आई। पुलिस को उनके टेबल पर एक कागज़ और लिफाफे में कुछ पैसे मिले। बेटा शाम तक आया। पुलिस ने सबके सामने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, रबड़ी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। शारदा के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दे जाऊंगा? ये 1 साल की पगार और मेरी अंतिम संस्कार के लिए पैसे तुम्हें दिए जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी अम्मा की साड़ी और एक पायल निशानी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी ये घर और पैसे मैं वृद्ध आश्रम के नाम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का ना मुझ पर ना मेरी संपत्ति पर अधिकार है। अगर हो सके तो मेरी अंतिम संस्कार भी तुम ही कर देना। सभी लोगों की नज़रें विकास और सौम्या पर गई। वहाँ खड़ी औरतें कहने लगी, जब औलाद ऐसी हो तो भगवान किसी को औलाद ना दे। ये औलाद नहीं, जोक है जो बस माँ बाप का खून पीते हैं। अशोक बाबू की इच्छा अनुसार सब कुछ हुआ। बेटा बेटी के हाथ कुछ न लगा। सबने यही कहा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो इन्होंने अपने माता पिता के साथ किया उसका फल मिलेगा, और आगे चलकर वैसा ही हुआ। मित्रों, हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो शायद ये सोचते नहीं हैं कि आगे चलकर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो अपनी गलती को सुधारें और उन्हें गले से लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।